तो अभी मैं सच कहूँ तो मेरी कोई चाहत ऐसी नहीं थी कि मैं इसी पद के लिए हूँ, योग्य हूँ। हाँ, ये ज़रूर था कि जब सभी प्रयास करते हों, सभी चाहते हैं कि बड़ा ऊँचा से ऊँचा पद हमें मिले, लेकिन ये पद मिला, मुझे अच्छा लगा। और सबसे पहले तो बेरोज़गार जो था तो बेरोज़गारी दूर हुई। जब भी मैं फ़ेल हुआ तो नानी कहा अगली बार होगा, इस बार होगा। तो नानी हो गई, बुआ हो गई, ऐसे ही बाबा हमारे हो गए। बाबा की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मैं आँखों से अपने देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ कि तुम सफल हो जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं गौरव पांडे सर। सर की बात करें, सर ने अभी यूपीपीसीएस 2020 को टॉप किया है, फर्स्ट रैंक प्राप्त की है और ख़ास बात यह है सर हिंदी मीडियम से है। तो सर आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी? मेरा नाम गोरखनाथ पांडे है और मैं मूलतः बलिया का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अजय कुमार पांडे है और माताजी का नाम सरिता पांडे है। हमारी जो प्राथमिक और माध्यमिक उच्च शिक्षा है वो मूलतः बलिया से ही हुई है। पूरी की पूरी शिक्षा हमने अपनी बलिया से ही की है। हमने हाई स्कूल जो है जोगापुर इंटर कॉलेज जो था आरडी इंटर कॉलेज, वहाँ से उत्तीर्ण की। हमने इंटर कॉलेज जो था, इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो जेबी इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण की और फिर फाइनली हमने परास्नातक और स्नातक दोनों परीक्षाएं हमने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से उत्तीर्ण की हैं। तो सर आप अपने जर्नी के बारे में बताइए, आपने कब तैयारी का सोचा, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली और आपने इस दौरान आपने टॉप किया है, इस बीच आपके संघर्ष तो कुछ रहे ही होंगे, बिना संघर्ष के कहाँ मंजिल मिलती है। तो इस दौरान आपके क्या क्या संघर्ष रहे और आपने कौन से एग्ज़ाम दिए जिसमें आपको विफलताएँ भी मिली होंगी और फिर आपने आखिरकार सक्सेस हुए आप और आपने टॉप किया। तो इस दौरान जो भी आपकी जर्नी थी उसको थोड़ा डिस्कस कीजिए। देखिए, जर्नी तो बड़ी लंबी रही है। 2013 के बाद हमने दिल्ली में आ गया और यहाँ पे हमने 2 साल कोचिंग की। 16 से मैं अटेम्प्ट लेना शुरू कर दिया था और 16 में उत्तीर्ण नहीं हो पाया था, प्रीलिम्स ही फेल हो गया था। 17 में हमने मेंस दिया, 18, 19 हमने लगातार इंटरव्यू दिए और 20 में भी इंटरव्यू दिया और फाइनली मैं 20 में सेलेक्ट हुआ हूँ। और जो भी इसमें जो एक प्रश्न था कि इसमें कैसे मुझे मार्गदर्शन मिला और कैसे मैं शुरुआत किया, तो इसका उत्तर ये है कि हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, मैं मम्मी के निहाल में रहता हूँ, वहाँ सारे मेरे मामा लोग रहते हैं और मेरे नाना घर वहीं पे है। तो एक बचपन से ही पढ़ाई का माहौल मिला। मामा लोगों ने लगातार मुझे मोटिवेट किया और वहाँ से पढ़ाई का माहौल जो मुझे मिला है, वहाँ से जो सीख मिली, वहाँ के संस्कारों को मैं अपने अंदर ढाला और एक पढ़ने की क्षमता विकसित हुई। बाद के बरसों में जब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, परास्नातक जब पूरा कर लिया, तो मेरे मामा प्रमोद चौबे जो हैं, तो उनका काफ़ी सानिध्य मिला, मुझे सहयोग मिला और अभी भी मिलता रहा है, उनका प्रेम हमेशा मिलता है। तो उन्होंने हमें बताया कि एक पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, तुम तैयारी करो, तुम कर सकते हो। फिर मैं वहाँ से उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में मैंने अपनी तैयारी शुरू की और अभी 5-6 साल लगातार अध्ययन करने के बाद रिजल्ट वगैरह होने लगे और पिछले लगातार 2 बार से मैंने इंटरव्यू दिया और तीसरी बार में मुझे सफलता अर्जित हुई है। तो आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है, 5-6 साल 7 साल लग गए इस बीच। तो ये 7 साल बीच में आपको डिमोटिवेट भी हुए होंगे जब आप एग्ज़ाम 1 नंबर से या 2 नंबर से चूक रहे थे। तो उस दौरान आपके मन में ये भी आया होगा कि ये शायद हमसे नहीं हो पा रहा है या फिर इसमें बहुत संघर्ष और करना बाकी है। तो उस दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा कि नहीं, मुझे अभी यहाँ डटे रहना है और आखिरकार मुझे इसमें सफलता हासिल करनी ही है? देखिए, जब हम असफल होते हैं तो निराशा होती है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आपके साथ जब आपके कोई जैसे परिवार के लोग हों, जैसे मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी मुझ पे हमेशा भरोसा करती थी, असफल होने के बावजूद भरोसा करती थी। पापा लगातार कहते थे कि जब तक तुम पढ़ोगे तब तक पढ़ाएंगे, तुम्हें बनना है, तुम्हें सफल होना है। तो ये सब बातें परिवार के लोग अगर कहते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मेरी बुआ ने मुझे लगातार सपोर्ट किया। मेरी नानी ने, जब भी मैं फ़ेल हुआ तो नानी कहा अगली बार होगा, इस बार होगा। तो नानी हो गई, बुआ हो गई, ऐसे ही बाबा हमारे हो गए। बाबा की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मैं आँखों से अपने देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ कि तुम सफल हो जाओगे। तो ये बात हमें बार बार उत्प्रेरणा का काम करती थी, प्रेरणा देती थी कि हम कुछ करेंगे। और इसके अलावा जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वो करते हैं आपके जो संदर्भ समूह होते हैं, मित्रगण। तो मित्रों के कारण मुझे लगता है कि सफलता मेरी जल्दी मिली या मित्रों के कारण मुझे डिमोटिवेशन के बाद मोटिवेशन मिलता था। मेरे मित्र हैं आदित्य प्रजापति जी, उनका हमेशा सानिध्य मिला, सहयोग मिला। जब भी हम लोग असफल होते हैं
मैं और मेरी पूरी टीम उनसे काफ़ी प्रेरणा लेती है। और जब भी मुझे लगा कि असफल हो रहे हैं तो उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरा नहीं हो रहा है, कैसे करें, क्या करें। तो लगातार हम लोग को समझाते रहे, लगातार मोटिवेट करते थे, लगातार बताते थे कि ये पढ़ो, क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। इसके अलावा बाकी बहुत सारे मित्र हैं, जैसे कि हमने एक ज्योग्राफी का ग्रुप बनाया था, उसमें सभी अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, धीरज जैसे हैं। इसके अलावा उसमें आलोक जी हैं, अभिषेक जी हैं, चंद्रभूषण हैं, तो आनंद जी हैं, तमाम लोग ये जो लोग हैं, तो ये लगातार मुझे मोटिवेट करते थे कि आपका सर होगा, आपका इस बार होगा। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कुछ आपके साथ के जो लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मेरे मित्र थे संदीप, मेरे मित्र हैं नंदू भाई, अनुज है, ये लोग जो हैं लगातार साथ पढ़े, साथ पढ़ने के अलावा ये सहयोग किए। कुछ नोट्स हमने बनाए, कुछ नोट्स उन्होंने बनाए, कुछ हमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने उन्हें किए। तो ये जब आपके साथ ऐसी टीम रहती है तो आप हतोत्साहित होते हैं, तो ये तुरंत आपको एनर्जेटिक करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि इससे मरुस्थल में संदल का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके साथ ऐसी टीम होनी चाहिए, आपके मित्र होने चाहिए जो कि उत्साहित करें आपको, आपके परिवार के लोग होने चाहिए जो प्रोत्साहित करें आपको। इसके अलावा मेरे संदर्भ में मेरे मामा जी थे, दिल्ली में ही रहते हैं दोनों मामा मेरे, फिर गांव पे भी जो मामा है, तो ये तमाम लोग हमें मोटिवेट करते थे। तो मुझे इससे ऊर्जा मिलती थी और मुझे लगता था कि मैं कर जाऊंगा, और फाइनली मैं इस बार कर गया। तो सर आप अपने स्कूली दौर के बारे में बताइए। आप जब स्कूल में पढ़ा करते थे, आप कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक होता है कि अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है तो घर वाले अपने आप से या रिलेटिव अपने आप से कहने लगते हैं कि बेटा आईएएस बनेगा, या फिर कुछ अच्छी पोस्ट को उसको बताते हैं। तो आप कैसे छात्र हुआ करते थे? आपकी पढ़ाई मतलब आपके कितने मार्क्स आए थे 10th में या 12th में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स उसी टाइम डिसाइड कर देते हैं। अगर बच्चा अच्छा मार्क्स लेके आता है, टॉप करता है, तो हमारे टीचर्स भी बोलते हैं कि ये बच्चा तो आईएएस बनेगा। तो आप अपने स्कूल के बारे में और कॉलेज के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, हम लोग बड़े ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आईएएस वगैरह का तो कोई कल्पना इंटर तक नहीं रहती है, मेरे जीवन में नहीं रही है। हाँ, ये था कि अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए हमारे परिवार के लोग प्रेरित करते थे। पापा हमेशा प्रेरित करते थे। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो मामा का हमारा घर था, तो वो वहाँ पे पढ़ाई का एक माहौल था, तो माहौल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने उस माहौल से काफ़ी कुछ सीखा है, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि हमेशा अव्वल आने के लिए प्रयास करता रहा। उसका परिणाम मुझे हाई स्कूल तक मिला भी। हालांकि मैं इंटर में बहुत बढ़िया नहीं कर पाया, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। और ये सब चीज़ें माहौल से होती हैं और आपकी प्रेरणा से होती हैं। तो हमारे पापा लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। जैसे हमारे फूफा जी हैं, तो उनकी जब जर्नी को देखते थे हम लोग लगता था कि काफ़ी संघर्ष है, करना चाहिए, हम लोग भी कर सकते हैं। अपने मामा घर को देखने के बाद लगता था कि हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो बचपन का माहौल होता है ना, उसमें तमाम चीज़ें काम करती हैं, देख के सीखता है आदमी, ऑब्जर्वेशन से सीखता है। बाद के वर्षों में जब हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो हमारे मामा जो प्रमोद चौबे जी हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, तुम आईएएस बनो। तो उनके सानिध्य में और उनके सहयोग से मैं इस तैयारी में आ गया। हालांकि आने के बाद पता चलता है ये कैसा एक समंदर है जिसको किस हिसाब से पार करना है, इसमें क्या क्या मोती कहाँ मिलते हैं और पानी कहाँ मिलते हैं, ये तो आने के बाद हमें पता चलता है। लेकिन उनका काफ़ी सहयोग रहा, और लगातार हर मोड़ पे वो आज भी सहयोग मेरा करते हैं। तो जर्नी एक तरीके से बचपन से नहीं बनी, लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमने तय कर लिया था कि हमें बनना है। और 13 के बाद मैं दिल्ली आ गया, और तब से मैं लगा था। अच्छा सर, आपने टॉप किया है यूपीपीसीएस में, आपकी फर्स्ट रैंक आई है, तो आपको किस पद के लिए आपका चयन हुआ है, उस पद के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा सीडीपीओ में चयन हुआ है। सीडीपीओ बाल विकास परियोजना अधिकारी होता है। वह एक ब्लॉक स्तर का पद है, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो भी होते हैं या सरकार के द्वारा जो पोषाहार कार्यक्रम होते हैं, तो इसकी मदद में हम लोग सहयोग करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट, ये सारी योजनाएं सरकार की हैं, तो इसे हमें क्रियान्वित करना है। और एक समाज को, एक देश को, एक ब्लॉक स्तर के क्षेत्र को हमें कुपोषण मुक्त भारत की ओर निर्माण करने का कार्य करना है। अच्छा सर, आपका सीडीपीओ पद पे आपका चयन हुआ है, आपकी इसी पद की चाहत या फिर कोई और पद आपके मन में था कि नहीं, अगर वो पद मिल जाता तो कुछ और अच्छा कर सकते थे हम सोसाइटी के लिए? देखिए, पीसीएस में जो पद होता है वो सबसे उच्च पद होता है एसडीएम का पद, डिप्टी कलेक्टर का। तो सबकी चाहत होती है कि वहाँ तक पहुँचे, मेरी भी चाहत है कि वहाँ तक पहुँचे, लेकिन कुछ कारणवश नंबर कम होंगे मेरे, तो इसलिए मुझे सीडीपीओ का पद मिला है। चाहत दरअसल जब नौकरी नहीं लगी रहती है तो चाहत तो ऐसी रहती नहीं है कि हमें वही पद मिले, हमें चाहत रहती है कि हमें कोई पद मिले। अब जब एक पद मिल जाता है तब हम चाहते हैं कि हम एसडीएम के लिए लड़ेंगे, हम एसडीएम के लिए अब प्रयास करेंगे।
तो अभी मैं सच कहूँ तो मेरी कोई चाहत ऐसी नहीं थी कि मैं इसी पद के लिए हूँ, योग्य हूँ। हाँ, ये ज़रूर था कि जब सभी प्रयास करते हों, सभी चाहते हैं कि बड़ा ऊँचा से ऊँचा पद हमें मिले, लेकिन ये पद मिला, मुझे अच्छा लगा। और सबसे पहले तो बेरोज़गार जो था तो बेरोज़गारी दूर हुई, और आगे और भी प्रयास किया जाएगा। अब बात आपकी तैयारी की कर लेते हैं। आप अपने माध्यम के बारे में बताइए, किस माध्यम से आपने तैयारी की और आपका ऑप्शनल क्या था, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। देखिए, मेरा माध्यम हिंदी माध्यम है मेरा, और मेरा ऑप्शनल था वो भूगोल है। तो भूगोल से हमने लगातार जो 4 अटेम्प्ट हमने यूपीपीसीएस में मेंस दिया है वो भूगोल से ही दिया है। आप हिंदी माध्यम के छात्र रहे हैं और आपने यूपीपीसीएस में टॉप किया है, तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक अलग धारणा बन गई है कि हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ अन्याय किया जाता है, कहीं ना कहीं भेदभाव होता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, और हिंदी मीडियम छात्र के लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं, परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं यूपीपीसीएस में या फिर यूपीएससी में अपना सिलेक्शन लेने में। तो आपकी इसमें क्या राय है? आपने टॉप किया है तो आपका अनुभव क्या रहा है इस चीज़ में? देखिए, ये कहना कि अन्याय होता है, थोड़ा सा शब्दों कथन के साथ अन्याय हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इंग्लिश मीडियम के लड़के ज़्यादा सफल हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी अब सफल होने लगे हैं। तो इसके पीछे जो मैं कारण समझ पाता हूँ वो कुछ मैटर की समस्या है, और कुछ जो आयोग की अपनी समस्या होगी। मैं उसे एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कि आयोग में क्या हो रहा है इस समय और पहले क्या हो रहा था, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, सामग्री के स्तर पे अगर बात करें, अगर अध्ययन के स्तर पे बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे और इंग्लिश मीडियम के बीच में एक फ़र्क नज़र आता है। हम उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं जितना वो बेहतर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माध्यम एक बाधा का काम नहीं बल्कि साधक का काम करता है। सर, आप हिंदी मीडियम छात्रों के लिए कोई राय देना चाहें, कोई सुझाव हो कि आप इस तरीके से तैयारी करें या ये चीज़ें फॉलो करें तो आपको कठिनाइयाँ नहीं होंगी, आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मन में उनके डिमोटिवेशन रहता है कि हम तो हिंदी मीडियम से, हमें कुछ अलग ही परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए, हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए चैलेंज तो है कि आपके पास सामग्री नहीं है, मैटर मार्केट में नहीं है, या जो भी मैटर है उतने बेहतर नहीं है, तो आपको कंटेंट खुद तैयार करना होता है, ये ज़रूर है। मगर मैं हिंदी मीडियम के जो मेरे मित्र देख रहे हैं आपका चैनल, मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि आप प्रश्नों की प्रकृति को समझिए। पहले प्रश्नों को देखिए, जो आयोग प्रश्न करते हैं कम से कम उनको आप देखिए। उसके बाद आप उन प्रश्नों पे अपनी तैयारी की, उसी स्तर की अपनी तैयारी करिए। जो भी आप संस्थान के नोट्स पढ़ते हैं, या संस्थान में आप कोचिंग कर रहे हैं, या किसी मित्र के गाइडेंस में आप कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और जहाँ से आपको जो फ़ायदा हो वो लीजिए और लगातार प्रयास करते रहिए। तो मुझे लगता है कि बाधक नहीं होगा माध्यम, बल्कि साधक का कार्य करेगा। अभी आपने सिलेक्शन ले लिया है, आखिरकार आप सफल हो गए हैं, तो अभी आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? आप जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आप संघर्ष के दौर में थे, उस टाइम कैसी आपकी लाइफ थी, लोगों का आपके प्रति कैसा व्यवहार था, और अभी आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, जो सफलता होती है, खुशी होती है, वो 2 दिन का और गम 2 दिन का। तो मैं जब असफल होता था तब भी वो 2 दिनों के लिए था, खुशी भी 2 दिनों के लिए थी। परिणाम आया तो लोग काफ़ी हमें उत्साहित किए, हमें धन्यवाद दिए, लेकिन वही है कि फिर आप चलने लगते हैं आगे। और मुझे लगता है कि मैं पहले से ही लोग मुझ पे भरोसा करते थे, चाहे वो मेरे गांव के लोग हों, चाहे मेरे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो मेरे रिश्तेदार लोग हों। तो बहुत तो ज़्यादा हमने कमेंट नहीं झेले हैं, हालांकि जो कि सामान्य अभ्यर्थी झेलते हैं उतना नहीं झेला, और कई कमेंट जो झेले होंगे हमारे माता पिता झेल लेते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ नहीं पाती थी। तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। ये प्रश्न हमारे मम्मी पापा से होना चाहिए था कि अब क्या बदलाव आया है। मेरे जीवन में तो बहुत सारी बदलाव नहीं आए। हाँ, ये ज़रूर था कि अब एक मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ, अब मुझे एक नौकरी मिल गई है, तो मैं अब थोड़ा और भी बेहतर कर सकता हूँ, और मैं अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने समाज के लिए कुछ करने का जो इच्छा है हमारी थी, तो मैं उसके लिए कार्य कर सकता हूँ। तो एक ज़रूर ये बदलाव आया है। बाकी कितने कमेंट हुए हैं ये तो हमारे मम्मी पापा बता सकते हैं। अभी सोसाइटी में आप एक सम्मानजनक पद लेकर आ गए हैं, आपके पास एक पद है, ओहदा है आपको, तो आपके आगे लाइफ में, जीवन में क्या क्या प्लान है आप आगे करने के? देखिए, अभी तो मेरा यही प्लान है कि मैं SDM बनूं। दूसरा यह प्लान है कि हम जो हमारे और बाकी परिवार के लोग हैं या फिर समाज के लोग हैं, तो जो मैंने अपनी तैयारी में जो सीखा है, जो समझा है, उसको मैं उन व्यक्तियों तक पहुंचाऊं, उन अपने जो हमारे लोग हैं वहां तक पहुंचाऊं, और उन विचारों को मैं पूरे समाज तक पहुंचाऊं। जहां पे मैं कार्य करूं, जिस पद पे कार्य करूं, तो उस पद के अनुसार मैं ये अपने विचारों को, अपने जो संविधान और अपने जो भी तैयारी में मैंने सीखा है, उन सारी चीज़ों को मैं लेके जाऊं और एक बेहतर इंसान बनूं और कार्य करूं।
चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा, और मैं सर के रणनीति की वीडियो एक अलग लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो काफ़ी सारे लोग देख नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो सर के साथ एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें सर आपको कंप्लीट रणनीति बताएंगे, कैसे आपको प्री और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, और क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, क्या क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए। और सर के साथ सर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हम शेयर करेंगे, उसके लिए भी एक अलग वीडियोज़ बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं हर बार बोलता हूँ, आपकी जो भी क्वेरीज होती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।